नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ मालती जोशी, एक नए जमाने की लेखिका की लिखी हुई कहानियों के संकलन में से एक बेहद ही रोचक दिलचस्प कहानी, तुम मेरी राखो लाज। इस कहानी को सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। प्रतीक्षा कुछ ज्यादा ही लंबी हो चली थी। बरामदे में बैठे सारे लोग ऊँघ से रहे थे। तभी कॉरिडोर से आती भारी पदचाप सुनाई दी और सब के सब एकदम सतर्क हो गए थे। यह अस्पताल के चिर परिचित लोगों की सौम्य किंतु सधी हुई कोई पदचाप नहीं थी, बल्कि पुलिस के जूतों की भारी भरकम आवाज थी। पुलिस का वह सिपाही हमारे सामने से गुजरता हुआ बाहर निकल गया। कुछ ही पल बाद वह लौटा तो अकेला नहीं था, इंस्पेक्टर शुक्ला भी उसके साथ थे। होश में आ गई शायद, एक सम्मिलित स्वर उभरा। संभवतः मैं भी उठ खड़ी हुई, पर मुझे इशारे से वहीं रोक दिया गया। मन मारकर मैं बैठ गई। अब सबकी चौकन्ने नजर मुझ पर ही थी। उसकी माँ, उसका भाई, उसकी बहन, सब के सब मुझे घूर रहे थे। उनकी नजरों में एक अभियोग साफ साफ झलक रहा था। उन घूरती हुई आंखों से बचने के लिए मैं बाहर आकर लॉन में बैठ गई। उस छोटे से लॉन में कई लोग बैठे हुए थे, सब अपनी अपनी मुसीबत के मारे, सब के सब अपनी अपनी ही चिंताओं में डूबे हुए। मेरी ओर देखने की तो किसी को फुर्सत ही नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि यहाँ जो औरत बैठी हुई है वह कल तक एक शहीद की माँ थी, पर आज मैं क्या हूँ यह तो संध्या ही बयान तय करेगा। उसके परिजनों की आंखों में अगर अविश्वास, संशय, तिरस्कार है तो वह स्वाभाविक नहीं है। संध्या को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के लिए अगर वे मुझे उत्तरदायी मान रहे हैं तो इसमें आश्चर्य नहीं था। सास बहू का रिश्ता विवादास्पद ही होता है, फिर एक युवा सुंदर विधवा बहू के साथ तो लोग सामान्य रिश्ते की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। खासकर बहू के नाम पर बैंक में अगर एक मोटी रकम जमा हो तो यह संदेह और भी गहरा जाता है। ऐसी बहू के सत्याहरण का मोह शायद बहादुर सासों को तो होता ही होगा, पर मुझे विश्वास था कि संध्या मुझ पर तोहमत नहीं लगाएगी। इतना बड़ा झूठ तो वह नहीं बोल सकती है, लेकिन अगर वह सच बोल गई तो तब तो शर्म को मैं कैसे झेल पाऊंगी। उस सच से कोई झूठ तो बेहतर ही होगा। मैं तो परमात्मा से प्रतिक्षण यही मना रही हूँ कि भले ही वो मुझे कटघरे में खड़ा कर दे, पर वह सच न बोले। कल सुबह से मैं अस्पताल में बैठी हूँ। खबर पाते ही मुंबई से उसकी माँ, भाई और दिल्ली से ही उसकी बहन आ पहुंची थी। मेरी बेटी सविता भी लखनऊ से चल पड़ी है। अड़ोसी पड़ोसी, नाते रिश्तेदार अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। बारी बारी से आकर कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, चाय नाश्ते की पेशकश भी कर रहे हैं। पर सविता के पापा शर्मसार होकर घर में ऐसे दुबक गए हैं कि एक बार झांकने भी नहीं आए। लोग समझ रहे हैं कि जवान बेटे की मृत्यु से इतना टूट गए कि अब किसी नए त्रासदी का सामना करने की उनमें हिम्मत ही नहीं है। घर में बैठकर वे सबकी सहानुभूति और आदर बटोर रहे हैं, और सारी की सारी जद्दोजहद से गुजरती हुई मैं सबकी नफरतों को झेल रही हूँ। संदेह भरी नजरों से छलनी हो रही हूँ। इस हादसे के बाद मैंने प्राणपण से चाहा था कि संध्या अपने परिवार में वापस लौट जाए। मैंने बार बार यह संकेत दिया था, हमें उसके रुपये पैसे से कोई मोह नहीं है। वह सब कुछ अपने साथ लेकर जा सकती है। वहां रहने पर भी इस घर पर
यहाँ की धन संपत्ति पर उसका हक तो बना ही रहेगा। अपना बुढ़ापा हम अकेले काट लेंगे। बस हमें इस जिम्मेदारी से मुक्त कीजिए। इसी जिम्मेदारी के चलते तो मैं बेटे के लिए रोना भी भूल गई थी। जब उन लोगों की ओर से कोई पहल ही नहीं हुई तो मुझे ही निर्णय लेना पड़ा। सविता के साथ मैंने उसे पूरे साजो सामान के साथ बम्बई भेज दिया। उसके बैंक खाते के स्थानांतरण की व्यवस्था भी कर दी। लेकिन 15 दिन भी नहीं बीते कि वह बैरंग चिट्ठी की तरह लौट आई। साथ में उसकी माँ भी थी। समधन ने हाथ जोड़कर कहा, बहन जी, आपका इतना बड़ा घर है, लड़की कहीं भी पड़ी रहेगी, आपकी सेवा करके जिंदगी गुजार देगी। यह घर तो उसी का है, वह जब चाहे यहाँ आ जा सकती है। मैंने तो आप में कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मैं जानती हूँ घर की बात बाहर उछालना नहीं चाहिए, पर आप तो अपनी हैं, आपसे क्या छिपाना। इसके पिता के मृत्यु के बाद उस घर में बहू का राज हो गया है। राज क्या है, पूरा का पूरा रावण राज है। हम माँ बेटी ने कैसे दिन गुजारे हैं वह तो मैं ही जानती हूँ। इसीलिए मैंने उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं होने दी थी। जल्द ही शादी करने की सोच लिया था। मैंने सोचा था अपने घर में सुख से रहेगी, पर भाग्य में हो तब तो उसकी शादी के खर्च को लेकर जब बहू ताने देती है। अब अगर वह हमेशा के लिए ही आ गई तो वह हमारा जीना ही मुश्किल कर देगी। लेकिन वहाँ रहने की ज़रूरत ही क्या है। हम लोग एक अच्छा सा फ्लैट ले लेंगे, आप उसके साथ बनी रहिएगा, हमें भी फिक्र नहीं रहेगी, मैंने प्यार से कहा था। लेकिन मैं तो सब दिन बैठी नहीं रहूंगी ना, उन्होंने कहा। उसके बाद बहन, हम भी कोई अमर पट्टा लेकर तो नहीं आए हैं। जाना तो हमें भी है, और जितनी जल्दी चले जाएं उतना अच्छा। पर जाने से पहले उसका ठिकाना करके जाना है। अच्छा घर वर देखकर उसकी शादी कर देनी है। इतनी बड़ी पहाड़ सी जिंदगी वह भला अकेले कैसे काटेगी। तब उन्होंने कहा था, बहन जी, यह काम भी सिर्फ आप ही कर सकती हैं। भाई साहब तो आपके साथ हैं, मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं है। इसके भाई भाभी लालच में आ गए तो दूसरी शादी भी नहीं होने देंगे। जिंदगी भर इसके पैसों पर कुंडली मारकर बैठ जाएंगे। आपको अपने बेटे पर जरा भी एतबार नहीं है। ऐसा मैंने कहा। बेटा अपना है तो क्या हुआ, बहू तो पराए घर से आई है ना। बेटा भी उसी की आंखों से देखता है, उसी के कानों से सुनता है। अपना दिलो दिमाग सब उसके पास, अपनी बीवी के पास ही रख छोड़ा है, उन्होंने बड़े ही दुख के साथ कहा था। उसके बाद तो कुछ भी कहने का सवाल ही नहीं था। एक कोशिश मैंने और की थी। उसकी डॉक्टर बहन के सामने भी प्रस्ताव रखा था। या तो यह संध्या से 10 साल बड़ी थी, पर बहन बहन ही होती है, कुछ तो लगाव होगा ही। हमारी तुलना में मोह तो ज्यादा होना ही होगा। हम लोगों के साथ ही कितना था, कुल जमा 1.5 साल। 1.5 साल ही तो हुए थे उस बेचारी की शादी को। उससे भी आधे वह पति के साथ रह पाई थी, और तो वह पीहर में रही थी। लेकिन उसकी बहन ने भी मेरा अनुरोध स्वीकार ही नहीं किया था। वह बोली, आंटी जी, मैं डॉक्टर हूँ, दिन में 15 घंटे बाहर रहती हूँ, कभी कभी तो रात को भी जाना पड़ता है। इनका क्लिनिक घर पर भी है और घर पर ही रहते हैं। कभी कोई ऊंच नीच हो गई तो मुसीबत होगी। मतलब कि वह कोई खतरा तो मोल लेना ही नहीं चाहती थी। अब उसे कैसे समझाती कि इसी ऊंच नीच का तो मुझे भी डर है, इसीलिए तो मैं तुम सबकी चिरौरी कर रही हूँ। कैसे कहती कि औरत, खासकर अकेली औरत, इतनी कमजोर है। पर अपने पति के बारे में यह सब कहना अपने आप को तो गाली देने जैसा था। इसीलिए तो सारी उम्र होठ सीकर ही इस दर्द को पीती रही। जानती हूँ, जब पुरुष की नीयत ही खराब होती है तो जाती उम्र सारी चीजें गौड़ हो जाती है। इसके चलते मैंने कितनी नौकरानियों को ही भगाया था। मैं ही जानती हूँ, रिश्ते की बहनों और ननंदों को मैंने मजबूरन कितनी ही उनकी चौकीदारी की है।
पड़ोसियों से भी कभी दुआ सलाम से आगे संबंध नहीं बढ़ने दिए थे मैंने। पूरी जिंदगी बहुत ही चौकस रही हूं मैं। घर की इज्जत को मैं यूं तो बाहर नहीं आने दे सकती थी। अब मुझसे यह सब नहीं हो सकेगा। टूटा हुआ मन और थका हुआ शरीर लेकर मैं पराई लड़की की जिम्मेदारी कैसे संभाल पाऊंगी। मेरा मन तो उस दिन कांप गया था जब शोक से बेहाल संध्या को इन्होंने आंख में भर लिया था। दुख की उस कातर घड़ी में सोचने समझने की शक्ति ही लुप्त सी हो गई थी। फिर भी अदृश्य अवचेतन में मेरे एक दृश्य उभर गया था। अपनी सूजी हुई आंखें लेकर सविता ने उसी क्षण मेरी ओर देखा। पल भर को हमारी नजरें मिली और उसने तुरंत आगे बढ़कर संध्या को गले लगा लिया था। बेचारी लड़की अपने पापा के चरित्र के किसी भी पहलू को जानती ही नहीं थी, इसीलिए अतिरिक्त रूप से सजग ही रहती थी। घरेलू पार्ट में जब पापा ज्यादा बेतकल्लुफ होने लगते थे तो भी तृष्णा से वह मुंह फेर लेती थी। उसे शायद कुछ कुछ समझ में आने लगा था। पापा अगर उसकी सहेलियों की चोटी खींचते, पीठ पर धौल जमाते या गाल में चिकोटी काट लेते तो उसका चेहरा तमतमा जाता था। मुझसे अक्सर कहती थी, मम्मा स्कूल में आप ही आया करो। पापा बिना बात के मैम की साड़ी वाड़ी की तारीफ कर देते हैं, बड़ा ही ऑकवर्ड सा हो जाता है। मैंने तो कितनी ही बार कहा, हम लोग अंग्रेज नहीं हैं, हमारे यहाँ किसी महिला के कपड़ों की तारीफ करना, हेयर स्टाइल, चूड़ी बिंदी पर कमेंट करना अच्छा नहीं समझा जाता। पर इन्होंने तो कभी मेरी बात ही नहीं मानी, उल्टा मुझ पर ही बिगड़ते। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, हर बात का गलत ही मतलब निकाल लेती हो। संध्या का मेरे पास रहना तय हो गया था। मुझे लगा जैसे मैंने अपने आंचल में अंगारे भर लिए हैं। 15-20 दिन सविता को मैंने रोक लिया था। वह साई की तरह संध्या के साथ ही बनी रही, पर वह भी कितने दिन रुकती भला। उसका भी घर था, बाल बच्चे थे, बूढ़े सास ससुर भी थे। उसे तो जाना ही था। अपनी मुसीबत हमें ही भुगतनी थी। अपना दुख पीकर मैं बहू के घाव सहलाने में जुट गई, पर इन्होंने तो मुझे मौका ही नहीं दिया। इसका पूरा भार उन्होंने अपने ही ऊपर ले लिया। इनकी सारी की सारी दिनचर्या उसी दूरी पर घूमने लगी। सुबह शाम पेपर पढ़ना, न्यूज़ सुनना, सीरियल देखना, सब अब साथ साथ होने लगा। दोपहर में कैरम, लूडो खेला जाता, उसे ब्रिज का गेम सिखाया जाता, उसके लिए लाइब्रेरी से किताबें मंगवाई जाती, उसके लिए नई नई कैसेट और सीडी घर में लगी हुई रहती। फिर एक दिन उन्होंने घोषणा की कि संध्या को ड्राइविंग सिखाएंगे। मैंने कह दिया, जो कुछ दिल बहलाव करना है घर पर ही बैठ कर कीजिए। बाहर जाकर 4 लोग देखेंगे तो 4 तरह की बातें भी करेंगे। लोगों को किसी के सुख दुख से कोई मतलब ही नहीं होता है, वह तो बस बातें ही करना जानते हैं। लड़की तो नाहक बदनाम हो जाएगी। इतना सुनते ही वह एकदम से भड़क गए। क्या तुम दकियानुसी बातें करती हो? उसी सासों की तरह बात करती हो जो जिंदगी भर यूं ही उसको कैद में रखोगी? ऐसे कैद करके घर में तो नहीं रख सकते ना जिंदगी भर। कितने साल रखना चाहोगी? 6 महीने? 1 साल? फिर अपनी ही बात काटकर मैंने कहा, हम लोग उसे कॉलेज में दाखिला क्यों नहीं करवा देते हैं? वह अपनी छुटी हुई जो पढ़ाई है वह पूरी कर लेगी तो कल को अगर नौकरी करने की कोई बात होती है तो हाथ में ढंग से कम नौकरी तो रहेगी और डिग्री तो रहेगी। क्या तुम्हारे घर में उसके लिए खाने को नहीं है? ओहो, मैंने कहा था। नौकरी की बात तो मैंने यूं ही कह दी थी। मैं तो यह कह रही थी कि कॉलेज जाएगी, थोड़ी खुली हवा में सांसें लेगी, हम उम्र लोगों से बातचीत करेगी तो थोड़ा उसे भी अच्छा लगेगा। अरे हम लाख कोशिश करें, उसकी उम्र के तो हो नहीं सकते ना, बल्कि मनुष्य की मृत्यु ने उसे मुझसे 10 साल और आगे लाकर पटक दिया है। लिहाजा यही तय हुआ। संध्या कॉलेज जाने लगी थी अब।
उसे एमए इंग्लिश में दाखिला मिल गया। शाम को 5 से 6 तक एक कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर ली। दोनों जगह उसे लाने ले जाने का जिम्मा इन्होंने ही ले लिया। मैं कहती कि उसे एक स्कूटी क्यों नहीं ला कर दे देते, इस उम्र में बेकार में हो, काम कर रहे हो, कब तक यूँ ढोते रहोगे। वे कहते, मुझे और काम भी है क्या, इतना ही समय कट जाता है, ऐसे में आने जाने में थोड़ी ड्राइविंग भी मैं उसे बीच बीच में सिखा देता हूँ। 2 व्हीलर में तो उसे मैं आज ले कर दे सकता हूँ, पर कॉलेज इतनी दूर है, उसके घर लौटने तक हमारी जान सांसत में ही बनी रहेगी। और आजकल के लड़के भी क्या कम शरारती हैं? नहीं, मैं जाता हूँ तो थोड़ा रौब रहता है, ज़्यादा बदतमीजी भी नहीं करते हैं। इन्होंने तो जैसे अपना वक्त बांध लिया, पर मेरा समय तो काटे ही नहीं कटता था। 3 प्राणियों के परिवार में मैं एकदम अकेली पड़ गई। गृहस्थी से मन उचाट हो गया था, फिर भी उसे ढोना हिसाब पड़ रहा था। भूख प्यास सब गायब हो गई थी, फिर भी दोनों वक्त रसोई में ही सिर देना पड़ता था। जिस दिन भी थोड़ी और कसर रह जाती, वह फौरन कहते, हम लोग तो बूढ़े प्राणी हैं, खिचड़ी खाकर भी जी लेंगे, पर इस लड़की का तो कुछ ख्याल करो, वह तो अपने मुंह से कुछ कहने से रही। 3-4 महीने बाद सविता फिर से एक बार चली आई। लाख ससुराल में थी, पर उसका भी तो मन वहीं अटका हुआ था। जानती थी कि भाई की मृत्यु के बाद मम्मी पापा कितने अकेले पड़ गए हैं। आते ही बोली, मम्मी तुम्हें क्या हो गया है, बीमार हो क्या? इन 4 महीनों में तो तुम आधी भी नहीं रह गई हो। मैंने एक सूखी सी हंसी हंसी और कहा, अब इस जन्म में तो और कुछ हो नहीं सकता। तुम्हारा भाई मुझे जिंदगी भर के लिए ऐसे ही छोड़कर चला गया। 2 दिन में सारी दिनचर्या समझ में आ गई। तब वह बोली, यह क्या बात है मम्मा, दिन भर तुम लगी रहती हो, इसमें नई बात क्या है? तुम्हारी शादी के बाद भी तो मैंने अकेले सब कुछ संभाला हुआ था, मैंने बड़े अच्छे से कहा था। पर अब तो घर में संध्या है, उसे तुम्हारा हाथ बटाना चाहिए, पर उसके पास समय ही कहाँ है। उसके कहने पर मैंने कहा था। तब उसने कहा, क्यों, सुबह उसका कॉलेज होता है, ठीक है, पर शाम का खाना तो बना सकती है ना। सच कहूँ ना, सब अब उसे कुछ कहने में भी मुझे संकोच होता है। लगता है वह इस घर में मेहमान है, कहने की ज़रूरत है क्या, उसे खुद ही सोच लेना चाहिए। शायद अब उसको भी इन चीज़ों में रस नहीं रह गया है। पहले जब आती थी, मुझे रसोई में घुसने ही नहीं देती थी, सुबह शाम नई नई चीज़ें बनाकर खिलाती थी। अब उसका भी मन हट गया है, और अब ठीक भी है। यह उसकी गृहस्थी तो है नहीं, वह तो बस समय काट रही है। और सच तो यह है कि हम सब अपना अपना समय ही काट रहे हैं। और यह पापा क्या कर रहे हैं, एकदम से उसके ड्राइवर ही बन गए हैं। उसने बड़े अचरज से कहा था, और कहा, शाम को तो चलो ठीक है, पर सुबह तो अपने से जा सकती है ना वह। उसे एक स्कूटर ले दो, यह बात तुम उन्हीं से कहना, मैंने कहा था। और सच, इस बार वो डरी नहीं, सवाल कर ही डाला। उसने कहा, पापा हमें तो याद नहीं आता कि आपने हमें कभी कॉलेज छोड़ा हो या फिर लेने आए हो। अब तो जैसे आपने ड्यूटी ही लगा ली है। तब उन्होंने कहा, एक बार घूर कर मेरी ओर देखते हुए बोले, और देखा, फिर कहाँ बेटा, जब तुम पढ़ती थी ना, तब मेरे पास समय ही कहाँ था, और ना ही गाड़ी थी। अब तो मेरे पास समय ही समय है, और गाड़ी भी है। मैं तुम्हारी माँ की तरह 24 घंटे ठाकुर जी के सामने ध्यान लगाकर तो नहीं बैठ सकता। मुझे तो अब इन सब से नफरत सी हो गई है। सारे व्रत अनुष्ठान पर से मेरा विश्वास ही उठ गया है। इसीलिए मैं अपनी शांति को ही खोजना चाहता हूँ, और जहाँ थोड़ा सा मन हिल जाता है वही काम करता हूँ। एक बात और सभी, तुम्हारी अपनी एक भरी पूरी दुनिया है, और यह लड़की तो बिल्कुल अकेली है। मैं उसका अकेलापन बांटने की ही कोशिश करता हूँ।
और उसका तो एक बहाना है। सच तो यह है कि मैं अपना ही अकेलापन बांटने की कोशिशें कर रहा हूँ। आखिरी बात कहते कहते उनका स्वर कातर हो आया था। हम दोनों शर्म से जैसे पानी पानी हो गई। अपने दुख को सहलाते हुए हम यह भूल गई थी कि मरने वाला इनका भी तो कोई लगता था। वह इनका भी तो आंखों का सपना था, बुढ़ापे की लाठी था, कलेजे का टुकड़ा था। हम लोग तो रो गाकर अपना दुख हल्का कर लेती हैं, पर ये तो पुरुष होने की व्यवस्था को ही ढो रहे हैं। सारा हाहाकार मन में ही दबाए बैठे हैं। उस समय असक्त मन से उन्होंने कहा, मैंने उनके ऊपर सारे अपराध क्षमा कर दिए। नवंबर में नेहा की शादी निकल आई। इकलौती ननंद जो थी, इकलौती बेटे की शादी थी। अपना सारा शौक समेटकर हमें बात की तैयारी में जुट जाना पड़ा था। जब पहली बार खरीदारी के लिए निकली तो लगा जैसे सालों बाद घर की चार दीवारी से बाहर आई हूँ। संध्या और उसके पापा तो इस बहाने से रोज ही बाहर चले जाते हैं कि कॉलेज है, पर मैं तो साल भर से घर में ही कैद रह गई थी। मंदिर तक जाने का मेरा मन नहीं होता था। शादी से 8 दिन पहले कृष्ण भात मांगने आई थी तो साथ में पीले चावल भी लाई थी। निमंत्रण देते हुए बोली, भाभी आप लोगों को तो पूरे 4 दिन तक वहीं आकर रहना है। 17 को लेडी संगीत में आओगी ना, तो 20 को बेटी के विदा होने के बाद ही लौटना। शादी में तो खैर आना ही है, कृष्णा के संगीत में आऊंगी कि नहीं यह तो मैं नहीं कह सकती। क्यों कर कहीं जाने का मन ही नहीं होता है। तुम विश्वास नहीं करोगी, पिछले साल 1.25 साल से हम लोगों ने एक भी शादी अटेंड ही नहीं की है। अब तो यह घर की शादी है, इसीलिए तो कह रही हूँ। उन्होंने कहा था कि आपको तो आना ही होगा, पर मेरा तो मन ही नहीं मना पा रहा था। मैं क्या करती, भैया भी नहीं जा पाते हैं। ऐसा कब तक चलेगा। जीना तो है, जिंदगी की कुछ शर्तें भी तो माननी ही होंगी ना हमें। इसीलिए तो आग्रह कर रही हूँ, तुम आओगी तो सारे कार्यक्रम अटेंड करोगी। सच कहूँ कृष्णा, इस लड़की को घर छोड़कर कहीं जाने का मन ही नहीं होता। उसके इतना आग्रह करने में मैंने बड़े ही प्यार से उससे कहा था, उसे भी लेती आओ ना, ऐसे भी तो सब जगह आती जाती ही रहती है। सुरेश नरेश बताते रहते हैं कि अक्सर मामा के साथ गाड़ी में दिख जाती है। जरूर दिख जाती होगी। सुबह कॉलेज जाती है और शाम को कंप्यूटर क्लास जाती है। लाने ले जाने की ड्यूटी इन्हीं की है। अब क्या करेंगे, इतनी बड़ी जिंदगी है, उसके सामने कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हम लोग तो सब दिन बैठे नहीं रहेंगे ना। हाँ ठीक है, खैर वह तो ठीक है। कृष्णा ने जैसे उकता कर कहा था, वह भी बेचारी कितना मनाती और कितना कहती। आखिरी में उसने कहा, ठीक है, पर तुम्हें संगीत में जरूर आना होगा, नहीं तो मैं भात नहीं लूंगी, कह देती हूँ। और बहू को भी ले आना, उसका भी मन थोड़ा बहल जाएगा। तुम जरा अपने से कह देती, मैंने दबी जबान में कहा था। पर कृष्णा ने ध्यान ही नहीं दिया। बहुओं को इतनी लिफ्ट देने के पक्ष में वह कभी नहीं थी। वह बोली, तुम लोगों से कह तो दिया, क्या तुमसे अलग है वह। कभी कभी 2 शब्द भी लोगों को कितने भारी पड़ जाते हैं। बड़ी मुश्किल से संध्या को राजी किया जा सका था। उसके बाद दूसरी समस्या आई थी मम्मी जी की। मैं क्या पहनूं। यह बात नहीं है कि उसके पास कपड़ों की कमी थी, वह तो रोज ही बाहर जा रही थी और अपनी मनपसंद पोशाक और मनपसंद रंग पहन रही थी। मैंने कभी टोका टाकी भी नहीं की थी, मेरा तो उस पर कभी ध्यान ही नहीं गया था। पर यह प्रसंग अलग था और इस बात को संध्या भी बखूबी समझती थी। वह उसे एकदम से बनाकर बोल रही थी, तो नहीं जाती, फिर भी कुछ सतर्कता बरतना तो जरूरी था। वहाँ तमाम जाति बिरादरी की महिलाएं होंगी, कृष्णा के ससुराल वाले भी होंगे। जरा सी चूक हुई नहीं कि सब की सब चर्चा करने लग जाएंगे
उन्हें एक बेहद अच्छा चर्चा का विषय जो मिल जाएगा। अपनी सारी की सारी अलमारी खंगाल कर मैंने उसके लिए मोतिया रंग की एक साड़ी निकाली। मोती मूंगे वाला एक हल्का सा सेट निकाल कर दिया। उसका सहज सौंदर्य उतने में ही खिल उठा था। अपने लिए मैंने उससे भी हल्के रंग की एक चंदेरी निकाल ली। इन्होंने देखा, बेहद नाराज हुए। तुम दोनों मेरी बहन के यहाँ क्या मंगल गीत गाने जा रही हो या मातम करने? मैंने कहा, प्लीज आप हमारे बीच में ना बोला करिए और ना ही हमारे बीच में पड़िए। 4 लोगों के बीच में जरा सोच समझ कर ही जाना होता है। उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं कहा था। पूरे समय मुंह फुलाकर ही रहे थे। हम लोग जब पहुंचे तब तक कार्यक्रम शुरू हो चुका था। नेहा की सहेलियां किसी फिल्मी गीत पर ही नाच रही थीं। हम लोगों के पहुंचते ही कुछ क्षण को नृत्य रुक गया। सबकी आंखें संध्या पर आकर अटक सी गई थीं। उन आंखों में कौतूहल था, करुणा थी, ईर्ष्या थी और उपहास भी था। कृष्णा ने आगे बढ़कर मुझे अपने अंक में भर लिया और वरिष्ठ की भांति पंक्ति में लाकर बिठा दिया। संध्या असमंजस में थोड़ी देर तक खड़ी रही, फिर चुपचाप मेरे पास आकर बैठ गई। वहाँ इतनी सारी लड़कियां थीं, पर किसी ने यह नहीं कहा कि भाभी मेरे पास आकर बैठो। कृष्णा की दोनों बहुओं ने उससे बात भी नहीं की और नेहा तो मानो दूसरी दुनिया में विचर रही थी। उसकी सगाई के दिन संध्या ने उसे तैयार किया था, पर आज उसे हेलो कहने तक की फुर्सत नहीं थी उसे। मुझे एक और प्रसंग याद आ गया था। मनीष की शादी के 2 महीने बाद ही नरेश की शादी हुई थी। उस समय संध्या एक नई नवेली दुल्हन थी, पर सबके अनुरोध पर वह कितना अच्छा नाची थी। मेरा कलेजा गज भर भर आया था। आज जैसे वह बिरादरी से बहिष्कृत हो गई थी। करीब 9 बजे के आसपास इन्होंने मुझे बुलाया था। एक गाना बजाना तो शायद 12 बजे तक चलेगा। मैं निकलता हूँ, सुरेश या नरेश कोई भी तुम लोगों को छोड़ देगा। आपका खाना पुरुषों की पंगत में जो हो चुका था, अब तुम लोग आराम से खाती पीती रहना। तभी देखा संध्या मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई है। धीरे से बोली, मम्मी जी मैं भी पापा के साथ चली जाऊं? एक क्षण तो मन में दुविधा सी हुई। फिर मैंने देखा उसकी आंखें एकदम डबडबाई सी हैं। लगता था अब बरसी तब बरसी। तब बेहद पसीज मन के साथ मैंने कहा, जाओ। और दोनों चले गए। वापस आकर बैठी तो कृष्णा की ननद ने पूछा, बहू रानी चली गई? मैंने कहा हाँ, और अनायास ही मेरा आक्रोश फूट पड़ा। बैठकर करती भी क्या? न उसे मेहंदी रचानी थी, न महावर लगाना था, और न ही गाना गवाना था, न ठुमके लगाने थे। जिसके लिए आई थी वह अपने में ही मगन है। उसने भाभी की ओर झांका तक नहीं है। सुरेश नरेश की बहुएं तो उससे छीट भर दूर बैठी हुई थी, जैसे छू जाएगी तो कोई अनर्थ ही हो जाएगा। इतनी लड़कियां हैं यहाँ पर, किसी ने भी पास बैठने तक के लिए नहीं कहा। बेचारी बड़ी बूढ़ियों के बीच में ही बैठी रही। वह तो आने के लिए भी कतई नहीं राजी थी। मैं ही जबरदस्ती लिवा लाई थी। और अब तो मैं बेहद पछता भी रही हूँ कि उसे मैं क्यों जबरदस्ती लेकर आई थी। उसके घाव भी हरे कर दिए, और यह सब कहते हुए पता नहीं मैं कब सुबकने लगी। काश संध्या की नहीं, मेरे भी हरे हो गए थे सारे के सारे घाव। मनीष की मृत्यु का यह नया पहलू अपने भयावह रूप में मेरे सामने आया था और मैं दहल गई थी। उधर कृष्णा की जेठानी भुनभुना रही थी, शादी वाले घर में रोकर अपशगन कर रही हैं। इन्हें किसने बुलाया है? मैंने बुलाया है, कृष्णा ने कड़क कर कहा था। भाभी है मेरी, नहीं आ रही थी, फिर भी मैं जिद कर कर उन्हें लेकर आई हूँ। तब उन्होंने कहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वह कुछ और भी कहना चाहती थी, लेकिन मैंने बीच में ही रोक दिया। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे और शर्मिंदा मत करो। उसके बाद महफिल तो एक तरह से उखड़ ही गई। फिर भी खाते खिलाते 12 बज गए। उन लोगों ने शादी के लिए एक
हॉल अलग से ले रखा था, उसी में सबको घर छोड़ रखा था। बेल बजाते ही सोच रही थी कि छुट्टे ही पूछेंगे इतनी जल्दी कैसे आ गई, पर मैं कुछ बताऊंगी ही नहीं, मुझे डांट पड़ेगी। वहाँ तमाशा करने की क्या जरूरत थी? पर इन्होंने कुछ नहीं पूछा। दरवाजा खोलकर चुपचाप बिस्तर पर चले गए। रोज 12 तक चलने वाला टीवी भी आज बंद पड़ा था। कपड़े बदलते हुए देखा, इनके बाएं हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। मेरी पुरानी साड़ी को फाड़कर बेतरतीब सी बांधी हुई थी। यह हाथ में क्या हो गया? कट गया? कैसे आखिर? थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, दरवाजे में आ गया था। अरे, दरवाजे में कैसे? तब इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। करवट बदलकर लेट गए। ठीक तो है, जब हमें कोई तकलीफ होती है किसी की पूछताछ भी अच्छी नहीं लगती। कुछ लगाया था? डिटॉल लगाया था क्या? उनके स्वर में बजारी थी। बाथरूम जाते हुए देखा, खून के छींटे की कतार सी थी। वॉश बेसिन में भी छींटे थे। शायद पानी की धार के नीचे हाथ रखा होगा। फिर वो कुछ भी पूछने का मन हुआ, पर इनकी नाराजगी के डर से मैं चुप रही। बाल्टी में साबुन घोलकर मैंने पूरे फर्श को पोंछा था, और पोछा लगाते हुए अचानक याद आया, संध्या सो गई। पता नहीं उसने कुछ खाया है या नहीं। वहां से तो वह ऐसे ही चली आई थी। मैंने जब ऐसा सब पूछा तो इन्होंने कहा, पता नहीं, तुम ही पूछ लो। मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ। और दिन तो मुझसे ज्यादा इन्हें ही इसकी फिक्र रहती थी। उसके सुख सुविधा का ध्यान मुझसे ज्यादा तो यही रखते आए थे। कई बार तो इस बात पर हम लोगों की झड़प भी हो जाती थी। मैंने दोबारा इनसे कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा। खुद ही उसके कमरे में चली गई। दरवाजा बंद था। संध्या सो गई क्या? मैंने बेहद प्यार से आवाज लगाई, पर शब्द तो मेरे मुंह में जम गए। संध्या के दरवाजे के पास भी खून की बूंदें थी, जो हमारे कमरे तक चली आई थी। मेरा माथा अचानक से ठनका, पर मैं कुछ नहीं बोली। चुपचाप आकर बैठी, सोचने लगी, और फिर खून को फिर से पोंछना शुरू कर दिया। उसी समय फोन की घंटी बजी। मेरी प्रतीक्षा करते करते इन्होंने फिर खुद से उठाया। आवाज दी, कृष्णा ने तुम्हारे लिए फोन किया है। मैंने कहा, सुबह बात कर लूंगी। जानती थी इतनी रात को उसी का ही फोन होगा। शाम को जो कुछ हुआ उसी की सफाई देनी होगी उसे। उस समय वह बात कितनी बड़ी लग रही थी। अब यहाँ जो कुछ हुआ था उसके मुकाबले में तो वह बात कुछ भी नहीं थी। इतनी रात को फोन किया है तो कोई जरूरी ही बात होगी, बात कर लो ना, इन्होंने कहा। ना कहते हुए एक कार्ड लेस लेकर बाहर आ गई और वहीं ठिठक गई, बाल्टी पर दोनों हाथ रखकर। मैं उन्हें अपलक देखती रही। एक क्षण को हमारी आंखें मिली और वे कमरे में चुपचाप लौट गए। अपना काम खत्म करके मैंने गेट पर बाहर के दरवाजे पर ताला डाला, सारी बत्तियां बुझाई और पलंग पर आकर बैठ गई। सोने का तो मन ही नहीं हो रहा था। बस पलंग की पाटी पर सिर टिकाए ही बैठी रही थी। बड़ी देर बाद अंधेरा मुखारित हुआ। शब्द मेरे कानों से टकराए, पर अर्थ कहीं खो गए। आप कुछ कह रहे थे? उन्होंने कहा, मैं यह कह रहा था कि मैं तो केवल उसे सांत्वना देने का प्रयास कर रहा था। वह बहुत ही अपसेट लग रही थी, इसीलिए दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। उसने पता नहीं क्या सोचा, एकदम से गलत ही अर्थ निकाल लिया। आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? मैंने तो कुछ नहीं कहा और कुछ भी नहीं पूछा। अभी बाहर तुमने जिस तरह से मेरी ओर देखा, उसके बाद क्या कहना शेष रह जाता है? क्या तुम आंखों की भाषा नहीं पढ़ सकती हो? शायद इन्हें भी किसी किस्म की दिलासा चाहिए थी क्या? मैंने ऐसा सोचा, परंतु मेरा मन ही नहीं हुआ। चुपचाप पीठ फेर करके मैं लेट गई। भीतर तो एक हाहाकार उठ खड़ा हुआ था। प्रश्नों के बवंडर भी उठ रहे थे। सांत्वना देने उसके दरवाजे तक जाने की क्या जरूरत थी? ऐसा आपने क्या कर दिया
उसे आपके मुंह पर दरवाजा बंद करना पड़ा। ऐसी आक्रामकता तो कभी नहीं थी। और आप कह रहे थे गलत सोच लिया। इस बचकाने विधान को मैं कैसे मान लूं? कोई भी औरत इस मामले में गलती कर ही नहीं सकती। छोटी बच्ची भी इस स्पर्श को बखूबी समझती है। फिर चाहे वह स्पर्श नौकर का हो, दोस्त का हो, सहकर्मी का हो, वह औरत इसे परखने में कभी भी गलती नहीं कर सकती। ईश्वर ने स्त्री को यह अद्भुत और सहज ज्ञान प्रदान किया है। भीड़ का धक्का पेल में भी वह हर स्पर्श को अलग अलग परिभाषित कर सकती है। और अगर यह कह रहे हैं कि उसने गलत सोच लिया होगा, तो यह कैसे हो सकता है? उस रात मैं मना रही थी कि यह यहीं ठहर जाए। इस रात की सुबह तो कभी भी ना हो और मुझे संध्या का सामना न करना पड़े। पर अपना चाहकर भी कहाँ होता है। घड़ी के कांटों के साथ तो धीरे धीरे रात सरकती ही जा रही थी। रोज की तरह सुबह की किरणों ने दरवाजे पर दस्तक दी। उन किरणों के साथ दूध वाला, कचरे वाला और काम वाली और नल सभी आए और मजबूरन ही मुझे उठना पड़ा। संध्या का कमरा बंद था। मैंने राहत की सांस ली और किचन की ओर बढ़ गई। चाय बनाकर इन्हें जगाया। चेहरा काफी उतरा हुआ लग रहा था। वह अपराध बोध था। दर्द वैसे हाथ में भी काफी सूज गया था। लग रहा था कि यह क्या है। रात भर जरूर परेशान हुए होंगे। कोई और वक्त होता तो इतनी हाय तौबा मचाते, ना खुद सोते ना मुझे सोने देते। पर इस बार तो जैसे मुझे पता ही नहीं चलने दिया। 8 बजे कृष्णा का फोन आया। वह मुझसे बात करने को व्यग्र थी, पर मैंने मौका ही नहीं दिया। कृष्णा, अच्छा हुआ तुमने फोन कर लिया है। मैं बस अभी करने ही वाली थी। तुम्हारे यहाँ कार्यक्रम कितने बजे है? तुम्हारा कार्यक्रम है? भाभी, जब तुम आ जाओ तो 9:30 ठीक रहेगा। ऐसा करो, सुरेश नरेश किसी को भी भेज दो। तुम्हारे भैया के हाथ में चोट आ गई है, ये ड्राइव नहीं कर पाएंगे। और तुम तो जानती हो रिक्शा के लिए भी यहाँ कितनी दूर जाना पड़ता है। फिर मैंने इनसे कहा, आप तैयार हो जाइए, 9:30 बजे हम लोग चलेंगे। मेरा जाना क्या ज़रूरी है क्या? इनका स्वर थका हुआ था। कैसी बातें करते हैं, हाजिरी तो लगानी ही पड़ेगी, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। लौटते समय डॉक्टर के यहाँ भी तो होते हुए आएंगे। संध्या का कमरा भी बंद था। फिर मैंने सारा सामान जमाना शुरू किया। पिछली 2 शादियों के मुकाबले में मैंने इस बार दिल खोल कर खर्च किया था। मन में एक ही बात अब किसके लिए जोड़ना है रह गई थी। संध्या के पास तो सरकार का और समाज का दिया बहुत है। जिंदगी उसकी आराम से कट जाएगी। वैसे भी उसका एमए पूरा होते हुए हम लोग शादी की ही बात सोच रहे थे। हम लोग कन्यादान करेंगे। भाई नहीं रहा तो क्या हुआ, सविता के लिए एक बहन तो हो ही जाएगी। याद आते ही मन फिर से उदास हो गया। आज मैं कृष्णा के लिए इतना कर रही हूँ, कल को सविता के बच्चों की शादी होगी तो कौन खड़ा होगा? उसकी सास की बाईपास ना हुई होती तो सविता यहाँ होती, तब वह भी मेरी तरह ही उदास हो जाती। ठीक 9 बजे नरेश गाड़ी लेकर आया। संध्या का कमरा तब भी बंद था। जब तक मैं तैयार हुई, मैंने और नरेश ने मिलकर पूरा सामान गाड़ी में जमा कर दिया। जाने से पहले से जगा दूं कहकर मैंने संध्या के दरवाजे पर दस्तक दी। 2-4 आवाजें भी दी, पर कोई जवाब ही नहीं आया। क्या बात है, इतनी देर तक तो कभी सोती ही नहीं। पहली बार मुझे चिंता हुई थी। नरेश कल रात वहीं से लौटकर कमरे में जो गई है, बाहर ही नहीं निकली। कहीं तबीयत तो खराब नहीं हो गई? नरेश का चेहरा भी पीला पड़ गया। आज जीजी के स्वर में बोला, मामी जी कुछ ऐसी वैसी बात हो गई हो तो प्लीज हमारा नाम मत लीजिएगा। मम्मी बता रही थी कल कुछ लफड़ा हो गया। आप तो जानती ही हैं, शादी ब्याह के घर में तो सब चलता ही रहता है। वह बोलता जा रहा था और मेरा दिमाग ऐसी वैसी बात पर ही अटका हुआ था। ऐसी वैसी बात का मतलब उसके कुछ कहने से पहले ही मेरे मन मस्तिष्क में कौंध आया था। आशंका से मैं कांप उठी थी। नरेश किसी तरह दरवाजा खुलवा। वह कैसे खुलवाता भला? उसने कंधों से धक्का दिया, घुटनों से भी जोर लगाया, पर दरवाजा तो टस से मस नहीं हुआ।
फिर उसने कहा, स्क्रू ड्राइवर हो तो दे दीजिए, मैं बोल्ट खोलने की कोशिश करता हूँ। अरे तुम दरवाज़ा तोड़ो अब। मेरा धैर्य तो तब तक टूट ही चुका था। अनिष्ट की आशंका में से मैं बेहद ही सहम गई थी। दरवाज़ा तोड़ना क्या इतना आसान था? मैं, नरेश, महरी सब जोर आजमा रहे थे। मोगरी, हथौड़ा सबका उपयोग हो रहा था। शोर सुनकर पड़ोस के शुक्ला जी भी आ गए थे। उनकी मदद भी ली गई। बड़ी देर बाद थोड़ी सी भाग मिली तो धड़कते दिल से मैंने सबसे पहले मुआवना किया। वह बंद था। फिर भी मैंने राहत की सांस नहीं ले सकी, क्योंकि कमरे का सन्नाटा बड़ा ही अशुभ सा लग रहा था। बड़ी देर बाद दरवाजा भरभरा कर गिरा तो हम लोग तेजी से भीतर दाखिल हुए। पलंग पर वह निस्पंद लेटी थी। कृष्णा के यहाँ से लौटकर उसने कपड़े भी नहीं बदले थे। नींद की गोलियों की शीशी सिरहाने पर ही खाली पड़ी हुई थी। उसके बाद का घटनाक्रम एक दुःस्वप्न की तरह था। हम अस्पताल दर अस्पताल भटकने लगे। हर जगह भर्ती करने से इनकार कर दिया गया। आखिरकार मजबूरन सरकारी अस्पताल की ही शरण लेनी पड़ी। फिर पुलिस आई। संध्या के पास पहरा भी बिठा दिया गया। सबके बयान हुए। पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, उसके सहपाठियों से भी पूछताछ हुई। उसके भाई बहनों को भी फोन कर दिया गया। बेचारा नरेश इस हंगामे के बीच मामा जी की पट्टी करवाता हुआ आया था। पता चला 3 उंगलियों में तो हेयर लाइन क्रेक हो चुका है और छोटी उंगली का तो एकदम कचुम्बर ही निकल गया है। अच्छा हुआ इस समय सबका ध्यान संध्या के ही ओर था। इनके एक्सीडेंट के बारे में किसी ने उत्सुकता भी नहीं दर्शाई थी। किस किस को नहीं तो क्या क्या कहानी सुनाते। नरेश के जाने के बाद एक बात याद आई। घर में जब दरवाजे के साथ जोर आजमाई हो रही थी, ये आंख बंद किए आराम कुर्सी में चुपचाप लेटे हुए थे। जब हम लोग संध्या को उठाकर बाहर ला रहे थे, तब भी इन्होंने सिर उठाकर या आंखें खोलकर नहीं देखा। इस बात को अब 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुका था, शायद 28 घंटे। तब से मैं अस्पताल में ही बैठी हुई हूँ। इतनी देर तक मैं ईश्वर से लगातार संध्या के जीवन की भीख मांग रही थी। अब जबकि वह होश में आ गई है, मैं मना रही थी कि वह भले ही मुझे कटघरे में खड़े कर दे, पर सच ना बोले। मुझे जेल की सलाखों के पीछे रहना मंजूर, पर इस उम्र में यह शर्म मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आंटी जी, मैं अपने विचारों में इस कदर खोई थी कि इस आवाज़ को पहचानने में मुझे थोड़ा समय लगा। सिर उठाकर देखा, संध्या की बहन खड़ी थी। आप यहाँ बैठी हैं और आपके लिए हमने पूरा अस्पताल छान मारा। उसका स्वर एकदम शांत था। मैंने गौर किया, चेहरा भी तनाव रहित था। फिर भी मैंने डरते डरते पूछा, संध्या कैसी है? अब खतरे से बाहर है, पर कमजोरी तो अभी भी रहेगी, उसने कहा था। चलिए ना, आपको बहुत याद कर रही है। मैंने उठना चाहा, पर पांव तो जैसे जम गए थे। उसी ने सहारा देकर उठाया। चलते समय भी उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा था। आप लोग उस दिन किसी शादी में गए थे? चलते हुए उसने पूछा। हाँ। क्यों? मेरा गला सूखने लगा था। वह बता रही थी कि मनीष की मृत्यु के बाद पहली बार ऐसे फंक्शन में गई थी, इसीलिए उस माहौल को बर्दाश्त नहीं कर सकी। संध्या ही क्यों, साल भर से हम लोग भी किसी शादी में नहीं गए थे, पर यह घर का मामला था, जाना पड़ा। वही तो आप दोनों की बड़ी तारीफ कर रही थी। कह रही थी आप लोगों ने कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि वह विधवा है, इसीलिए वह यह सच को भूल सी गई थी। पर शादी में जब इसी सच का सामना करना पड़ा तो उसे धक्का लगा था और वह सह नहीं पाई। यह तो कहिए कि समय से इलाज हो गया, वरना क्या होता पता नहीं। ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है, मैंने दोनों हाथ जोड़कर कहा। मेरे हाथ कांप रहे थे, आवाज़ भी लरज रही थी, पर जवाब दे रहे थे 2 दिनों की भूख, प्यास, निद्रा और दुश्चिंतता सब एकदम उस पर हावी हो गए। 2 कदम चलना भी मेरे लिए दूभर हो गया। लड़खड़ा कर मैं वहीं एक बेंच पर बैठ गई। मुंह से बस इतना ही निकला, थैंक यू संध्या, थैंक यू संध्या। और इस तरह से ये कहानी
मन के विचारों की, लोगों के जद्दोजहद की यही समाप्त होती है। मेरी इस कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।